बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ीनिया सत्ती चैनल। और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग है उसमें जो हम सीरीज़ ऑफ वीलॉग्स आपके सामने पेश करते हैं, आज 17 अक्टूबर को उसका ये लेटेस्ट वीलॉग है। नाजरीन, हर जंग में एक अस्करी पहलू होता है और एक सियासी पहलू होता है। आज इस वीलॉग के ज़रिए मैं आपको जो सियासी पहलू है उसके ऊपर फोकस करके ये बताऊंगी कि इसराइल ने अभी तक क्या पाया और फ़लस्तीन ने अभी तक क्या पाया। इसराइल का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है अमेरिका, उसमें हमने देखा है कि इसराइल की हमायत में वो रवायती हमायती हैं, उन्होंने अपने जंगी बेड़े 2 भेज दिए हैं इसराइल की तरफ। लेकिन हकीकतन एक कन्फ्यूजन नज़र आता है अमेरिका के अंदर, जिससे पता चलता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग उनकी तल अवीव के साथ इस दफ़ा नहीं हो सकी कि इस जंग के ज़रिए क्या गोल हासिल करेगा नेतन्याहू की गवर्नमेंट, क्या गोल हासिल करेगी। लिहाजा बाइडन इंतज़ामिया आपको ये कहती हुई नज़र आ रही है कि एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, और ये भी कह रही है कि गाज़ा की पट्टी को रीऑक्यूपाई करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसके कहने का मतलब ही ये है कि असल में उनके दरमियान कोई मुआहदा नहीं है और माजी में ये मुआहदे होते थे और क्लियरली दोनों स्टैंड करते थे टुगेदर। इस दफ़ा ये नहीं है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुजाहरे हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, और ये वो साल है जो इलेक्शन के साल से पहले है, यानी अगले साल इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, उसकी कैंपेन्स शुरू हो जाएंगी। और अगर इसराइल ने बहुत बड़े तादाद में जेनोसाइड किया गाज़ा की पट्टी में और सिविलियंस मारे, या फिर इसराइल ने रीऑक्यूपाई कर दिया गाज़ा की पट्टी को और तमाम अरब खिलाफ हो गए, तो अमेरिका के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन बाइडन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हो सकती है कि उन्होंने क्यों सपोर्ट किया इसराइल को इस कत्ल गारत करी में। और फिर बाइडन इंतज़ामिया इलेक्शन हार सकती है और उनका हरीफ डोनाल्ड ट्रंप जीत सकता है। एक ये भी उनको खदशा लाहक है। उसके अलावा हमने देखा कि इस दफ़ा एंटनी ब्लिंकन गए अरब ममालिक में, उनसे इसराइल के हक़ में या न्यूट्रलिटी की सपोर्ट हासिल करने के लिए कि आप इस जंग में न्यूट्रल लेंगे। और तमाम के तमाम अरब ममालिक जहाँ एंटनी ब्लिंकन गए, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन के साथ सदमहरी का सलूक किया। इसमें फिर ये भी हुआ कि इसराइल ने अपने इस जंगी इक़दाम के ज़रिए अमेरिका को ज़्यादा आइसोलेट कर दिया मिडल ईस्ट में, जहाँ से पहले ही अमेरिका की प्रेजेंस तकरीबन ख़त्म होने के बराबर थी। और अब जो अरब ममालिक हैं, खत्ते के जो ममालिक हैं, वो अमेरिका के बरअक्स चीन और रूस की तरफ ज़्यादा तेज़ी से माइल होंगे। यानी उनकी जो स्ट्रेटिजिक एबिलिटी है चीन और रूस के साथ बहुत क्लोज रवाबत अख्तियार करने की, वो एबिलिटी इसराइल ने इंक्रीज़ कर दी है और अमेरिका को इसराइल ने धचका दिया है अपने इन इक़दाम के ज़रिए जो वो गाज़ा की पट्टी में कर रहा है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अस्करी रिटेलिएशन शामिल है। अब यूरोप में भी प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन ममालिक भी इसराइल के साथ वो तावन करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी चूँकि रूस खुल के इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ बोल रहा है और रूस से गैस के ऊपर उनका इन्हसार मुकम्मल तौर पर अभी बंद नहीं हुआ, लिहाजा वो किसी ऐसी जंग में इसराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहते जिसमें सियासी तौर पर या इकनॉमिक तौर पर उनके लिए ये ऑप्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कि वो रूस से गैस हासिल करें। जहाँ तक फ़लस्तीन का ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे हमास की ये स्ट्रेटजी अभी तक कामयाब होती नज़र आ रही है कि जो सिविलियन औरतें और बच्चे हैं वो ऑलरेडी एक एस्पेक्ट ऑफ वॉर बन चुके हैं फ़लस्तीन के अंदर, क्योंकि अगर इसराइल ने उनको बड़ी तादाद में कत्ल किया तो फिर जो ग्लोबल रिएक्शन होगा इसराइल के ख़िलाफ़, उससे इसराइल बुरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा और कमज़ोर पड़ जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हर जंग का एक सियासी पहलू होता है और सियासतदान और उस जंग करने वाली मुल्क की जो हुकूमत है उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि वो उस डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमायत हासिल करने में कामयाब हो। इसराइल इसमें नाकाम होता नज़र आ रहा है और मज़ीद होगा अगर उनने जेनोसाइड की गाज़ा के अंदर जाके। फिर इसराइल के अंदर भी इस दफ़ा जो पॉपुलेशन है वो बेंजामिन नेतन्याहू को, अपने वज़ीर आज़म को, इस तरह से
ट्रस्ट नहीं कर पा रही। उनका एतमाद उठ गया है बेंजामिन नेतन्याहू से। पहले भी वो बसीज था, उसके ऊपर करप्शन के स्कैंडल थे, फिर उसने अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जिसमें बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस हुई उसके खिलाफ। अब इस जंग में जो उसने अपनाया है अपना रवैया, तो लोग उसको सपोर्ट करने के बजाय इस बात से खाइफ हैं कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा और इजराइल मजीद सफ़र तो नहीं करेगा। यानी नेतन्याहू को एज अ कमांडर इन चीफ मांगने के लिए मानने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मिलिट्री फोर्स है इसराइल की, उसके अंदर भी ये कन्फ्यूजन है कि क्या उन्हें बहुत सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्या उन्हें गाज़ा की पट्टी के अंदर जाना चाहिए, बूट्स ऑन ग्राउंड रखने चाहिए कि नहीं। तो अंदर भी आपको वो कंसेंसस इसराइल की फौज के अंदर नहीं नजर आएगा। वो एक कन्फ्यूजन है उनके अंदर और उस कन्फ्यूजन की वजह से उस फौज का मोरल डाउन है। अब सिविलियन साइड पे इसराइल में अगर कंसेंसस नहीं है और अस्करी साइड पे कंसेंसस नहीं है, और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रैक्टिकली कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं रही, तो इस वक्त इसराइल के लिए ऐसा है जैसे बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अगर गाजा की पट्टी के अंदर जाता है तो उसको जेनोसाइड और डेसिमेशन करनी पड़ेगी, तो ये भी इसराइल के लिए बुरे सियासी नताइज बरामद करेगा। अगर नहीं जाता, ऐलान करने के बाद कि हम अंदर जाएंगे और वापस मोड़ लेता है फौजें, तो फिर भी उसके लिए बहुत बुरे सियासी नताइज पैदा होंगे। इसराइल के अंदर गड़बड़ हो सकती है। इसराइल की जो मिथ थी इनविंसिबिलिटी की, वो तो ऑलरेडी शैटर हो चुकी है। अब ये होगा कि ना सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि मुआशी तौर पर भी इसराइल को हजीमत उठाना पड़ेगी, क्योंकि जो फॉरेन वर्कर्स इसराइल में काम करते हैं वो अपने आप को अब इतना महफूज कभी नहीं समझेंगे और वो वहाँ से चले जाएंगे। हमास ने इस दफ़ा ये स्टेटमेंट दुनिया को दी है ग्लोबली कि अब सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि हमास भी एक बहुत बड़ा और मजबूत अस्करी ग्रुप है जो इसराइली हुकूमत के साथ टक्कर ले सकता है। तो फॉरेन वर्कर्स जो इसराइल में पहले आराम से काम करते थे, क्योंकि सिर्फ सेटलमेंट के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी इसराइली जो थी सेटलमेंट्स, लेकिन बीच इसराइल में कभी नहीं होती थी, तो अब उनको पता है कि यहाँ भी अटैक हो सकता है किसी वक्त अनअनाउंस्ड। नाज़रीन, ये जो जंग है, ये पेंटागन की जो जंग थी ना इराक के खिलाफ, जिसको आपने सिर्फ टीवी पे स्काइज में से देखा था, रॉकेट गिर रहा है बस ऊपर से इल्यूमिनेशन है स्काइज की, ये ऐसी नहीं है। ये जंग बारीक बीनी के साथ कैमरास कैच करेंगे और इस जंग में जो कत्लो गारित गरी होगी, वहाँ एक तरफ सताए हुए सिविलियंस हैं और दूसरी तरफ इसराइल की रियासत है और उनकी मजबूत फौजें। तो जो विजुअल्स बाहर जाएंगे उससे इसराइल को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ऑलरेडी उनको फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसराइल आपको शो कर रहा है कि उसके अंदर एक अनजाना सा खौफ है, वो नज़र आ रहा है हमें। एक और बात यह है कि अब के बाद जितनी भी हॉस्टिलिटीज़ इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान हुई, अगर ये मामला इसी तरह बग़ैर किसी रेजोल्यूशन के इस जंग का भी मामला हवा में ही मुअल्लक़ रहा, तो फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो इसराइल के लिए एक मीडिएटर के तौर पर कमज़ोर पड़ चुका है। वो मुस्तकबिल में मीडिएट नहीं कर पाएगा इसराइल के लिए। उसके बरक्स फिर चीन और रूस ज़्यादा मजबूत होंगे और चीन और रूस की वो हमदर्दी और वो टाइज इसराइल के साथ उनके नहीं हैं जो कि अमेरिका के थे। तो एक जो मुस्तकबिल है इसराइल के लिए वो भी खदशात से भरपूर नज़र आ रहा है। जहाँ तक इसराइल
की तरफ अरबों के रवैयों का ताल्लुक है, वो पहले उससे रवाबत कायम कर रहे थे, दोस्ती करना चाहते थे, मगर तेज़ी से वो पीछे हट गए जो ही हमास का ये अटैक हुआ और इसराइल का ये रिटेलिएशन हुई। इससे हमें ये भी नज़र आता है कि अरब ममालिक खुद इसराइल को जिस निगाह से देखते हैं उसमें वो परमानेंट ट्रस्ट इसराइल में नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि इसराइल को वो एक टेररिस्ट रियासत समझते हैं। इसराइल ने फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन बहुत ज़्यादा किए हैं, उसने फोर्ज किए हैं, मोसाद ने बहुत से पासपोर्ट्स यूरोपियन ममालिक के, जिसके ज़रिए वो घुसा है अरबी ममालिक में, और वहाँ पे फ़लस्तीनी लीडर्स, एक लीडर को कत्ल भी किया गया था, बड़ा हाई प्रोफाइल कत्ल था, वो यूएई में था जहाँ होटल में घुस के मोसाद ने किया, और फोर्ज्ड पासपोर्ट्स के ऊपर ट्रैवल किया, क्योंकि इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं थे तो इसराइली अपने पासपोर्ट पे ट्रैवल करके इन अरब ममालिक में नहीं जा सकते थे। तो इसराइल के ऐसे बहुत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं जिसकी वजह से अरब ममालिक इसराइल को एक टेररिस्ट, दहशतगर्द रियासत समझते हैं और वो खाइफ रहते हैं उसकी इस एबिलिटी से, और वो चाहते हैं कि इसराइल की दहशतगर्दी ख़त्म हो, जो उसी वक्त ख़त्म होगी अगर फ़लस्तीनी और इसराइल आपस में जो हॉस्टिलिटी है उसका मसला परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा और अमन कायम हो जाएगा। लिहाजा वो अमन कायम करना चाहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि गाज़ा से रेफ्यूजीज़ को कोई भी मुस्लिम कंट्री कबूल नहीं कर रही। उसकी यही वजह है कि अगर उन्होंने फिर कबूल कर लिया और इसराइली अंदर घुस के और कोई रेजिस्टेंस ना हुआ तो ये जंग फिर उनकी टर्म्स के ऊपर ख़त्म होगी और फ़लस्तीनी इसराइल मामला वहीं का वहीं रहेगा। इस दफ़ा वो चाहते हैं कि हतमी फ़ैसला हो, लिहाजा उन्होंने भी ये स्टैंड लिया है कि गाज़ा के तमाम सिविलियंस गाज़ा के अंदर रहें, क्योंकि जो कुछ मैंने अभी आपसे कहा है, सियासी पहलू जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये अरबी हुकूमतों को भी अच्छी तरह मालूम है, और वो चाहते हैं कि इसराइल आइसोलेट हो, उसकी हमायत दुनिया में ख़त्म हो जाए अगर वो रेजोल्यूशन की तरफ जाने को तैयार नहीं है मुकम्मल तौर पर। अब इसराइल ने जो एक बात की है नाज़रीन, वो परमानेंट डैमेज कर दिया है उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। उसने अमेरिका के जो राइवल्स हैं खत्ते में, जिसमें रूस और चीन शामिल है, उनको एक मौका फराहम कर दिया